मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर किसी कुंडली में गुरु और केतु एक साथ किसी भाव में अगर बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपके, तो ये मान लीजिए कि चांडाल योग का निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में। चांडाल योग क्या है उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे और 12 भाव में विशेष इनका फलादेश भाव अनुसार हम करेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो विशेषकर गुरु युति और चांडाल योग के ऊपर रहने वाला है। क्या आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है या किसी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त यार या आपके संतान किसी के भी, और जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनको तो जरूर ये देखना चाहिए कि फलादेश महत्वपूर्ण होता है किसी भी ज्योतिष विषयक चीज़ों में। जब तक हम फलादेश नहीं निकाल पाएंगे सही तरीके से तब तक ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। तो चांडाल योग है क्या, उस पर हम विचार करेंगे। पहली बात, चांडाल योग है क्या? जैसे आप कोई सफ़ेद वस्तु आपके पास है जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई छींट नहीं है किसी रंग का, और सफ़ेद है, तो सफ़ेद वस्तु जहाँ सफ़ेद के रूप में काम आने वाली है तो उसको क्लीन रूप से आप काम कर पाएंगे बिना कोई बेधड़क रोक टोक के। लेकिन केतु क्या है? केतु उस पर क्या करेगा? केतु जब उसके साथ जुड़ेगा सफ़ेद के साथ तो वो क्या करेगा? नीले रंग या काले रंग का टेढ़ा मेढ़ा खराब भद्दा उस पे छींट लग गया, मान लो उस वस्त्र पे छींट लग गया, तो क्या लगेगा? पूरी तरह खराब हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा वो। अगर आएगा तो किस में काम आएगा? पोछा लगाने के काम में आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं गुरु केतु की युति के बारे में। लेकिन क्या ये युति हमेशा खराब योग देती है? नहीं, खराब योग हमेशा नहीं देती, लेकिन खराब योग भी देती है। तो उसी का आज हम विवरण पूरी तरह करेंगे कि कैसे ये खराब योग देता है और कैसे जो है अच्छा योग भी देता है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें जानना होगा कि गुरु केतु जब बैठ जाते हैं तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि पूर्व जन्म का खेल यहाँ पर चालू होने वाला है। पूर्व जन्म में आप कोई जो है धर्मज्ञ अवश्य रहे होंगे, धर्म के कार्य में से आपका जुड़ाव रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरु का बैठना मात्र ही आपको धार्मिक बनाता है, परंतु केतु आ जाने के कारण तो आपके क्या हो, धर्म को छीण करने का काम ये करेगा, यानी अधर्मी, धर्म की जगह पर जो है अधर्मी बनाएगा आपको। तो ये पूर्व जन्म का खेल है। अब कहां कहां लागू होगा ये नियम, वो आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात क्या है, गुरु ज्ञान का स्वामी है, गुरु के अधीन है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है और धन, केवल धन की बात कर रहा हूं, कौन सा धन इस पे बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान, धन और संतान, जब संतान की बात आती है तो इसका भी, और स्त्री दाम्पत्य, स्त्रियों के विवाह का कारक, परिणय सूत्र का कारक कौन है? गुरु ग्रह है, यानी बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, केतु की जब बात आती है कि केतु क्या करता है, इनमें कौन सी भूमिका निभाता है, तो केतु का यहां पर है दाग, धब्बा। ठीक है, दाग और धब्बा, मलिनता, मलिन की स्थिति पैदा करेगा, नीचपन और अधर्मी। कहाँ कहाँ ये अपना गुण लागू करेगा उस पे आज हम आपको समझाएंगे पूरी तरह डिटेल से। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, रोचक रहने वाला है। बिना स्किप करके देखेंगे तभी ज्योतिष प्रेमियों आपके समझ में ये चीज़ आने वाला है। नैसर्गिक रूप से दोनों ग्रह का अगर हम फल निकालने की बात करें कि इनका फल क्या रहने वाला है, तो इनका विशेष तौर पर जो फल वैदिक ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार बताया गया है कि गुरु के बल को केतु छीण करता है, लेकिन केतु गुरु के शरण में बैठकर राजयोग करता है। गद्दी पे जैसे बैठा हो ऐसा लगता है, जैसे कोई पुत्र जो है पिता के अधीन होकर के सुरक्षित महसूस करता है, तो वो स्वतंत्र होकर सारा अपना गुण कला विचार जो प्रकट कर देता है। उसी प्रकार केतु का गुरु के शरण में जाने से यही होता है, प्रभाव इस तरह रहने वाला है। अगर जिस कुंडली में गुरु केतु बैठे हों तो उनके अगर हम पहले घर का विचार करेंगे तो ये मान के चाहिए कि जातक अधर्मी और योगी दोनों होगा पहले घर में।
अधर्मी तो केतु बना दिया, लेकिन गुरु का कुछ अंश बाकी रह जाने के कारण वो योगी भी होगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, वो अधर्म का साथ लेने वाला भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, योगी भी होगा, योग साधना में भी काम करने वाला होगा। यानी अब यहाँ एक चीज आपने, तर्क शास्त्री ऐसे लोग बन जाएंगे, हठ धर्मी बन जाएंगे, जिनको हठ धर्मी कहा गया वो बन जाएंगे। आचरण जरूर बिगाड़ेगा, समझ में आपके आ गया होगा। इनके अंदर एक गुण और रहेगा, जहां इनका पांव पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों का, वहां खुद का भला करें चाहे ना करें ये, लेकिन दूसरों का कल्याण करने के लिए 100% इनके अंदर गुण पाया जाएगा। यानी दूसरों के लिए भाग्यशाली ये बन जाएंगे प्रथम भाव में अगर स्थिति बैठती है तो कोई खराब भी नहीं रहा भाव, और खराब भी है। दूसरे भाव की जब मैं बात करता हूं, तो अगर दूसरा घर जब मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 8वां घर खाली है, केवल राहु यहां होगा। राहु केतु आमने सामने भी हमेशा बैठते हैं, बाकी और कोई ग्रह बैठता नहीं है। तो गुरु केतु अगर यहाँ बैठे हैं, तो केवल राहु अगर यहाँ बैठा है, बाकी और ग्रह यहाँ पर संसर्ग नहीं ले रहे हैं साथ में, तो श्रेष्ठ फल कहा गया है। क्योंकि गुरु इन दोनों को क्या करेगा, अपने शरण में लेकर के अपने ज्ञान बुद्धि से इनको दोनों को क्या करेगा, सुधार देगा। ठीक है, श्रेष्ठ मतलब बना देगा। तो क्या बनाएगा, उच्च पद कहाँ देगा, धार्मिक क्षेत्रों में, मंदिर देवालय, ठीक है, या कोई मतलब ये जो महामंडलेश्वर वगैरह जो होते हैं ना, साधु संत पदवी वाले जो होते हैं, उनके अंदर ये गुण विशेष तौर पे पाया जाता है कि गुरु और केतु का कमाल होता है, मान लें। यानी कम समय में योग साधना करके आप उच्च पदवी पे पहुंच जाए, ऐसा गुण आपके देगा वो। ठीक है, तब जब देगा तो क्या देगा, साथ में केतु त्याग का स्वामी है, तो कुटुंब से दूर कर दिया, लेकिन धन को आपके आजू बाजू ऐसा लिटाएगा, धन आपके आसपास की जवाब ही नहीं, पलक झपकते ही भक्तों का धन उमड़ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन गुप्त रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार आपके पास होगा, स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे उस धन को इस्तेमाल करने का। तो इससे क्या हुआ कि मठ का हित हुआ, आपका हित नहीं हुआ, धर्म का हित हुआ, आपका हित नहीं हुआ। आपका हित इतना ही हुआ कि केतु गुरु ने मिल करके आपको मोक्ष प्रदान करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दूसरे भाव में ये स्थिति रहने वाली है। तीसरे भाव की बात करें हम, तो तीसरे भाव में स्थिति कोई खास अच्छी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर इच्छा को मारना होगा आपको, संबंधों को मारना होगा आपको, पारिवारिक जन की स्थिति को मारना होगा, और विरक्ति की मार्ग ही चुनना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि यही लास्ट में आप करेंगे, बाकी और कोई गुण आपके अंदर नहीं होगा। जब आप यौगिक की कामना करके यौगिक भूमिका में रहेंगे, साधु संत की भूमिका में रहेंगे, तब ये दोनों ग्रह आपको बल देंगे और यही करवाएंगे आपसे लास्ट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि करेंगे तभी होगा, आपसे करवाएंगे भी यही, लास्ट में यही होगा आपके साथ। तो तीसरा भाव को मैं कोई अच्छा नहीं मानूंगा, नैसर्गिक हो चाहे प्राकृतिक चाहे भौतिक हो, किसी प्रकार से लाभकारी नहीं रहने वाला है, इसलिए मैं तीसरे भाव की बात ही नहीं कर रहा। अब बस सीधा चतुर्थ भाव की बात कर रहा हूँ। प्रमुख भाव है, केंद्र त्रिकोण में आता है, ये केंद्र में आता है। तो यहाँ पर जब गुरु केतु एक साथ होंगे तो क्या होगा आपके साथ, यहाँ केतु कमजोर और बृहस्पति प्रबल होगा। अब यहाँ पर जो केतु है वो कमजोर होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक तो चंद्रमा की राशि में है, शत्रु राशि में है, लेकिन यहाँ पर गुरु जो है उच्च राशि में होगा और नैसर्गिक रूप से कारक भी हो जाता है गुरु यहाँ पर। तो यहाँ पर स्थिति कुल मिला के ठीक रहने वाली है। कैसे ठीक रहने वाली है, चतुर्थ भाव में ऐसा होगा तो धन संपत्ति में वृद्धि होगी, संतान के लिए उत्तम होगा, जातक माता पिता की सेवा करेगा। यहाँ पर क्या है, सेवक की भूमिका में अच्छा रहेगा, और उसके द्वारा जो आचरण उसका ठीक है, उसका पुण्य प्रताप के दम पर जो है चतुर्थ भाव में कमाल कर गएंगे दोनों, और लाभ आपको देंगे। पंचम भाव की बात मैं करूं कि पंचम भाव में स्थिति क्या रहने वाला है, तो पंचम भाव को यहाँ खराब की स्थिति में गिना जाएगा। किसके लिए खराब, संतान नष्ट, निसंतानता, पितृ प्रकोप, ये सब आपको झेलने को पड़ सकता है, और अपनी बुद्धि विचारधारा आपको झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर स्थिति खराब रहने वाली है, इसलिए यहाँ का इलाज कराना परम उत्तम हो जाता है आपको, और तीसरे घर में भी इलाज कराना उत्तम हो जाता है। तो यहाँ की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रहा है, इसके अंदर सब खराब ही दिख रहे हैं। छठे भाव की बात करेंगे, छठा भाव में क्या स्थिति रहने वाला है, तो छठे भाव में यदि दूसरा घर खाली हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि छठे में ये युति बन गई तो दूसरा घर क्या होगा कि कोई नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन अगर खाली कोई ना कोई ग्रह यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अगर खाली बैठा हो तब इसका फल क्या होगा, उत्तम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह है तो उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करने का काम करेगा, क्योंकि उसका बल यहाँ पर पड़ेगा। तो अगर छठे भाव में बैठने पर दूसरा घर अगर खाली है तो भाग्य फल कमजोर हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। लेकिन अगर दूसरे घर में मंगल बैठ जाए, ठीक है, मंगल बैठ जाए या शनि बैठ जाए, मंगल गुरु का मित्र है और शनि जो है केतु का मित्र है, इनमें से दो ग्रह में से कोई एक ग्रह अगर बैठ जाता है विशेषकर, तब आपको इसके फल में क्या है 100 गुना बढ़ोतरी कर देगा, इन दोनों को बल मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तब इन दोनों का गुण भी खराब हो जाएगा पूरी तरह। तो छठे भाव में क्या होगा, आप ऋण लेके, कर्ज लेके अपनी तरक्की कर पाएंगे और आपको आसानी से कर्ज मिल भी जाएगा। कर्ज लेने की बुद्धि आपकी यहाँ बड़ी कमाल की होगी। सप्तम भाव की मैं बात करूं, सप्तम भाव में की आपकी स्थिति जो रहने वाली है, यहां पर आप भिखारी की तरह काम करेंगे। जैसे परिवार का त्याग आप करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ना करें तो परिवार वाले आपका त्याग कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप घर से निकाल दिए जाओ, ऐसा होगा दरकिनार रहोगे आप तरीके से, आपका कोई वजूद नहीं रहने वाला है। तब आप क्या करेंगे, भूखे पेट भी कई बार आपको सोना पड़ सकता है। व्यापार की बुद्धि में आपको डर महसूस होगा, पार्टनरशिप करने में आपको डर महसूस होगा, यानी डरे डरे प्रकार का जीवन आप जिएंगे, डर डर का जीवन जीने का आपका योग बनेगा। आपको यहाँ पर लाभ कौन देगा, लाभ आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है सप्तम भाव में। तो ससुराल वाले आपका कब तक मदद करेंगे, तो कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन सप्तम भाव की स्थिति विशेष अच्छी नहीं रहने वाली, इसको भी हम खराब ही मानते हैं। अष्टम भाव की जब मैं बात करता हूँ, आठवां भाव पूरी तरह खराब माना जाता है। यहाँ एक ही विचार रखना है, और क्या है, दरिद्रपन यहाँ पर आपको झेलना, दरिद्रता आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है, दरिद्रता आपको झेलनी पड़ेगी। नवम भाव की मैं बात करूं तो नवम भाव में क्या होगा, धर्म के कार्यों से जुड़ करके अपने भाग को आप निर्माण करेंगे। अच्छा खासा व्यवहार रहेगा, आपका आचरण भी अच्छा रहेगा। नास्तिकता आपको कुछ समय के लिए झेलनी पड़ सकती है, लेकिन बाद में आपकी बुद्धि सुधर जाएगी और धर्माधिकारी या धर्म क्षेत्र से जुड़कर कथा, वक्ता, प्रवक्ता आदि क्षेत्रों में जाकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अध्यापन की शैली में जाकर के अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। तो नवम भाव भी कोई खराब नहीं रहने वाला, अच्छा इसको माना जाएगा। नवम भाव में इन दोनों की युति कोई खराब नहीं होगी। दसम भाव की बात करें तो धनवान बनाएंगे, यहाँ पर अच्छा ही अच्छा ये दोनों फल देंगे, आपको धनवान बनाएंगे। कर्मों और कार्यों के द्वारा कैरियर सेटलमेंट करवाएंगे आपका। लेकिन जब कैरियर पीक पे होगा, ध्यान से सुनना, जब कैरियर पीक पे होगा तब कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होने का योग होगा। क्या धोखा हो, आपका प्रमोशन रुक जाना, धन का गबन हो जाना, इन सब चीज़ों को आपको कहीं, जब कैरियर आपका पीक पे होगा, अच्छा उफान कर रहा होगा, तब आपको ये परेशानियां देने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें होगा। बाकी दसम भाव में इनकी स्थितियां हम अच्छी मानेंगे, कुल मिला के आपको धनी बना के छोड़ेंगे ये। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में इनकी स्थिति जो है वो नैसर्गिक कर्मों पर आधारित होगी, नैसर्गिक कर्मों पर आधारित होगी। कन्या संतान ज़्यादा दे सकते हैं या संतानहीन भी कर सकते हैं। काम की भावना आपके अंदर जो है वो, काम की भावना आपको जो है धन बर्बाद करने का माध्यम बन सकता है। वैश्यागामी आप हो सकते हैं, दुष्चरित्र आपके अंदर व्याप्त हो सकता है। और निसंतान, जो मैंने क्या कहा था, पंचम भाव का फल रहने वाला है संतान के मामले में, वही यहाँ पर रहने वाला है। काम के पीड़ित रहेंगे आप बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है, संतान पक्ष से आपको हानि झेलना पड़ सकता है। निवेश आपका डूब सकता है, ठीक है, क्योंकि निवेश आप चमक के पीछे पागल होकर निवेश करना पसंद करेंगे, थ्योरी पे आप निवेश नहीं करेंगे। यहाँ केतु आपको थ्योरी पे यानी सिद्धांतिक रूप से निवेश करने से आपको रोकेगा। तो आप चमक के पीछे, यानी जैसे शेयर बाजार, शेयर सट्टा, शेयर मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ बड़ा लॉस, आपको नुकसान हो सकता है धन के मामले में। तो थोड़ा कंट्रोल यहाँ पड़ेंगे। बाकी 11वें भाव में स्थिति मैं क्या हूँगा, सामान्य स्तर पे रहने वाली है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। 12वें घर की जब मैं बात करूंगा कि 12वें घर में इनकी स्थिति क्या है, तो केवल यहाँ पर होगा खराब, खराब और खराब। क्यों खराब होगा, अशांति, पारिवारिक अशांति, खुद की अशांति और संतान की 3 अशांतियाँ आपको झेलने को यहाँ मिलेंगी, ठीक है ना। साथ में केतु आपको क्या करेगा, यही कि घर जाऊं, जहर खा लूं, मार डालूं, मर जाऊं, कुछ करूं, लटक जाऊं, ऐसी यानी कि आत्महत्या का भी जो है यहाँ पर बनेगा। कोई ना कोई कलंक आपके जीवन में लग सकता है, ये केतु लगवाएगा, क्योंकि धार्मिक स्थितियाँ आपकी कोई ना कोई गुप्त रूप से क्षीण रहेंगी। तो गुप्त रूप से आपके अंदर कुछ कमियां पाई जाने के कारण केतु आपको कलंकित करेगा। सामाजिक हो, चाहे देशिक हो, चाहे वैश्विक कलंक हो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में झेलने को मिलेगा। इस प्रकार से 12वें भाव में केतु का, ये मैंने गुरु केतु का दोनों का फल आपको बताया। अगर किसी भाव में बैठकर, इसको एक तरीके से मानते क्या है कि गुरु दोष की कुंडली माना जाता है ये, यानी कि गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होने वाली है पूर्ण रूप से। किसी न किसी कारण से गुरु कृपा से आप पूरे जीवन जो है वंचित रहेंगे। इसको कहते हैं गुरु कृपा वंचित योग, ठीक है। तो आप सबसे पहले गुरु धारण करें अपने जीवन में, ताकि आपका मार्ग जो है प्रशस्त हो सके।
इससे क्या होगा, आप गुरु केतु की जो नैसर्गिक व्यवहार है उससे आप बचाव करेंगे और गुरु का फल आपको कहीं ना कहीं गुरु के माध्यम से आपको बृहस्पति का फल मिलना चालू हो जाएगा। तो मित्रों, अगर किसी भाव में, जहां मैंने बेकार कहा, जैसे तीसरा भाव, पंचम भाव, ठीक है, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इनका इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर ये खराब ही फल देने वाले, नैसर्गिक इनका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर आप इनका इलाज करवा लेंगे तो आपका दिनमान सही हो सकता है। मित्रों, जय सिया राम।